हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एमपी का पेपर। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे पूरा एमपी का पेपर है। इस पेपर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि पूरा हिंदी इंग्लिश में और पूरा ऑफिशियल पेपर आपके लिए रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो लोग अपकमिंग टाइम में पेपर दे रहे हैं, क्या ये पेपर उनके लिए हेल्पफुल रहेगा? तो यस, उनके लिए पेपर बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल रहने वाला है। वो इस तरीके से, यदि आपने पेपर सॉल्व किया तो क्या आपको एमपी के लिए या अदर स्टेट के लिए आप पेपर देते हैं तो उनके लिए भी ये पेपर हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे पूरे पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में। जो ग्रीन कलर से आपको शो होंगे वो आपके आंसर्स होंगे और ये आपको ऑफिशियल पेपर स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। सेकेंड थिंग, मैं जैसा कि आपको हर एक क्लास में बार बार रिपीट करती हूँ कि क्या आपको अलग अलग स्टेट के पेपर सॉल्व करने चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए? तो आपको बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस होता है सीएचओ का, जो सिलेबस आप कंपेयर करेंगे हर एक स्टेट का सेम होता है। किसी भी स्टेट का सिलेबस ऐसा नहीं है कि 50 नंबर नर्सिंग का कर दें 50 नॉन नर्सिंग कर दें, ऐसा नहीं होता है। आपको मोस्ट ऑफ दी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो सीएचओ का जो सिलेबस होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, उसमें 75% सेक्शन जो कवर कर जाता है वो आपकी पीडियाट्रिक, कम्युनिटी और गायनेक हो जाती है। बाकी जो अदर है, जो आपका 25% आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जीके, जीएस में चला जाएगा। और सबको डाउट होता है कि स्किल बेस्ड में आपको क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो आपको डाउट करने की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस की है वही क्वेश्चन आपके स्किल बेस्ड में चले जाते हैं। तो जो भी लोग ये क्लास को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आपके लिए 30 मार्च तक, 29-30 मार्च तक अभी एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपके लिए जो 16 पेपर है एमपी के कितने 16 पेपर हैं। तो इन 16 पेपर्स का आपके लिए अभी 29 और 30 मार्च तक है। जो प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट किया गया है, ड्रॉप आउट का मतलब सीधा 175 से अभी 99 चल रहा है, और जो आपका 29 से लेके 30 मार्च तक रहेगा। कब से? 29 से 30 मार्च तक के लिए है ये। मैंने आपको मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया था और आपको 30 मार्च तक चलेगा। आफ्टर दैट जो सेम प्राइस थी प्रीवियस, वही ऐड कर दी जाएगी। और जो लोग यदि अदर स्टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको 42 पेपर्स इवन जो फरवरी 2024 में पेपर हुआ है वो भी इंक्लूड कर दिया है विथ आंसर की के साथ में 13 सीरीज़ इंक्लूड कर दी हैं। तो इतने पेपर यदि एमपी वाले सॉल्व करके जाएंगे, जो आपको 16 पेपर मिल रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन यदि एमपी वाले 42 पेपर सॉल्व करके जाएंगे, इसमें आपको एनएचएम, सीएचओ प्लस 13 सीरीज़ हैं जो सॉल्व हो जाएंगी 2 दिन में। आप इतना बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आपका 50%, मैं 50% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आपने 4600 से ज़्यादा क्वेश्चंस, 4600 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इवन आपको जो ऑप्शन है यहाँ से भी आपने, जैसे ये प्रेशर सोर देखा, मैं एज एन एग्जांपल बता रही हूँ, आपने देखा प्रेशर सोर। अब प्रेशर सोर में से आपको ब्रेडन स्केल के अलावा जो 4 स्टेज होती हैं वो आपके दिमाग में आएंगी, या फिर आपके दिमाग में नेक्स्ट क्या आएगा कि हो कैसे सकता है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, इसकी स्टेज क्या है, वो सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपके माइंड में वो चीज़ रिवाइज होगी तो आपको प्रेशर सोर्स से बनेगा। फिर आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आपने जैसे ही पढ़ा कि ऑप्शन में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपके माइंड में तुरंत से ग्लासगो कोमा स्केल आ जाएगी, और जो ग्लासगो कोमा स्केल के स्टेप आ जाएंगे, 3 चीज़ें इसमें मेजर होंगी। 15 है जो इसकी हाईएस्ट मार्किंग होगी, बिलो कितना जाएगा तो कोमा में जाएगा मरीज। ऐसे आपको क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। इन पेपर्स को, पेपर है 2023 एंड में पेपर हुआ था। इस पेपर के अलावा यदि आपने, ये देखिए आपको यहाँ पे एनाटॉमी का सेक्शन अलग है, फिजियोलॉजी का अलग है, कम्युनिटी का अलग है। तो ये आपको एमपी एनएचएम के थ्रू जो टीसीएस ने पेपर कंडक्ट कराया था, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो गया था, और अब यदि एमपी के अपकमिंग टाइम में पेपर होते हैं सीएचओ के भी, तो हो सकता है कि टीसीएस ही कंडक्ट कराए। वो इसलिए क्योंकि सेम्स ने 2 बार पेपर कंडक्ट कराया, लीक हो गया, एनएचएम ने कराया, लीक हो गया, तो हो सकता है कि जो एमपी ऑनलाइन के थ्रू जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं सीएचओ के लिए, वो टीसीएस कंडक्ट करा सकती है।
ये यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैं 80% श्योर हूँ कि ये पेपर आपके TCS के थ्रू हो सकते हैं। तो जो भी लोग ये पेपर्स लेना चाहते हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप 26, 27, 28 तो आप चाहें तो 26 आज पूरी रात बैठ के और 27 तारीख को पूरा दिन बैठ के इन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। 2 दिन आपके लिए काफ़ी हैं 4600 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पर सीरीज़ 50 क्वेश्चन रहेंगे। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, इतने चीप प्राइस में इवन आपको कोई बुक भी नहीं मिल पाएगी, तो आप 2 दिन में इसको कर सकते हैं। मेरी जो बुक है वो बहुत जल्द, मे बी 2 वीक का समय और लग सकता है, क्योंकि एक वो मेरे लिए भी नया काम ही है, तो उसमें 2 वीक का समय और लग सकता है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जो भी लोग इन पेपर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ पढ़िए, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो मैं पेपर्स को चैनल पर भी अपडेट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, जब जैसे ही पेपर होते हैं तब। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो MP का पेपर है, एंड में हुआ है 2023 के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, और सभी पेपर आपको इसी तरीके से हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में रहेंगे। ब्रैडन स्केल का उपयोग स्टाफ नर्स द्वारा किसके आकलन के लिए किया जाता है? ब्रैडन स्केल यूज की जाती है डेक्यूबिटर सल्सर और प्रेशर सोर के लिए। किसके लिए? प्रेशर सोर और डेक्यूबिटर सल्सर के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में था न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रेशर सोर, पेन या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये किसके लिए यूज की जाती है? प्रेशर सोर के लिए। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, while suctioning the nasopharyngeal airway is in a conscious patient, the nurse should ideally place the patient is in। तो रोगी को, यदि आपका कोई पेशेंट है, सक्शनिंग करनी है, नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग, मतलब आपको नेजोफेरेंजियल एयरवे सक्शनिंग करनी है, मरीज कॉन्शियस है, तो कौन सी पोजीशन देंगे आप? ट्रेंडलाइन वर्क, लेटरल, सेमी फॉलोअर्स या फिर लिथोटॉमी पोजीशन, कौन सी देंगे आप? यदि मरीज बेहोश होता तब आप यहाँ पर सेपरेट पोजीशन यूज करते, साइड लाइन करते, लेकिन यहाँ पर मरीज कॉन्शियस है तो कौन सी करेंगे? सेमी फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन इज, नेजोफेरेंजियल एयरवे के लिए कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? द हाइपरटोनिक IV सोल्यूशन अमंग दी फॉलोइंग, तो वो 5% डेक्सट्रोज। क्या है? 5% डेक्सट्रोज। ऑप्शन में है 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या फिर रिंगर लैक्टेट और RS। लेकिन जो यहाँ पर IV सोल्यूशन है हाइपरटोनिक, वो क्या है? 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, A simple and reliable indicator of total body fat stores in general population is। तो एक टर्म यूज किया जाता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट स्टोर है, टोटल बॉडी फैट स्टोर, तो क्या है? एक रिलायबल और अच्छा इंडिकेटर। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, वेस्ट सरकमफेरेंस, वो कहलाता है क्या? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट इज द मोस्ट स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन अमंग द फॉलोइंग इज। तो इनमें से मोस्ट स्टेराइल यूरिन का स्पेसिमेन कौन सा है? द फर्स्ट बॉइडेड यूरिन कलेक्टेड बाय पेशेंट, लास्ट बॉइडेड यूरिन स्पेसिमेन कलेक्टेड बाय नर्स, यूरिन स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम ड्रेनेज बैग, या फिर यूरिन स्पेसिमेन टेकन डायरेक्टली थ्रू कैथेटराइजिंग द पेशेंट ब्लैडर। ये देखिए यहाँ पर सीधा ब्लैडर की बात कर दी गई है। सबसे ज़्यादा स्टेराइल, तो जो सीधा ब्लैडर से बाय कैथेटर निकालेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेराइल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट बॉइडेड यूरिन में। इनकेस जो कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह है या फिर आपका पेरिनियल एरिया क्लीन नहीं है, तो आपका यूरिन सैंपल क्या हो जाएगा? फर्स्ट बॉइडेड यूरिन सैंपल भी स्टेराइल उतना नहीं रह पाएगा जितना ब्लैडर वाला रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यूरिन स्पेसिमेन टेकन डायरेक्टली थ्रू कैथेटराइजिंग द पेशेंट ब्लैडर। नेक्स्ट है सेक्शन आपका एनाटॉमी का। फर्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी से, क्वेश्चन नंबर 6, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द किडनी, ट्यूब्यूल और इंटेस्टाइन इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर ग्लूकोज का किडनी, ट्यूब्यूल और इंटेस्टाइन पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी या फिर पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये कहलाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या है?
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किडनी, ट्यूब्यूल और इंटेस्टाइन है जो रीअब्जॉर्ब करेंगी ग्लूकोज को, वो क्या है, द्वितीयक सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स, तो सबसे बड़ी ब्लड सेल्स कौन सी है, तो वो मोनोसाइट्स। क्या है, मोनोसाइट्स। ऑप्शन में न्यूट्रोफिल, वेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो ये क्या है, मोनोसाइट। सबसे बड़ी सेल की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज द कंडक्शन वेलोसिटी इज हाईएस्ट इन विच पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट में जो कंडक्शन का काम करेगा, जो इनिशिएशन का काम करेगा, वो क्या है, ऐसे नोड। लेकिन कंडक्शन वेलोसिटी के लिए पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम, तो वो क्या है, वो पुरकिंजे फाइबर। क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स। नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, तो शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, सार्टोरियस, ग्लूटियस या फिर सोस मेजर। तो जो सबसे लंबी पेशी है, सबसे लंबी मसल है, वो सार्टोरियस। कौन सी, सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट इज which among the following process is known as cell drinking, by which substance in solution of extracellular fluid are absorbed to the cell। सेल ड्रिंकिंग बस ही काफी है आपके लिए। प्रोसेस जिसमें सेल क्या करेगी, ड्रिंक करेगी, तो क्या वो पिनोसाइटोसिस। इंगल्फिंग कहेंगे तो फैगोसाइटोसिस। खाने की बात करें तो फैगो, लेकिन पीने की बात की जाए तो वो पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन इज abnormal proliferation of leukocytes and their precursor resulting in appearance of abnormal and immature cell in the peripheral blood vessels is called। एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है, उसमें डायरेक्ट ल्यूकेमिया करके पूछा गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ल्यूकेमिया। ऑप्शन में है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपनिया, पॉलीसाइथेमिया, लेकिन ये क्या है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट वन, सेकेंड हार्ट साउंड अकर प्राइमरली ड्यू टू, तो सेकेंड हार्ट साउंड होता है जब सेमिलुनार वॉल्व क्लोज होंगे। कौन से, सेमिलुनार वॉल्व क्लोज होंगे, तब सेकेंड हार्ट साउंड है जो सुनाई देगा। ऑप्शन में है क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज इन एग्जाम्पल ऑफ। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट किसका एग्जाम्पल है, सैडल का, मतलब एक के ऊपर दूसरी है जो ग्लाइड होती है, वो क्या है, सैडल जॉइंट। नेक्स्ट वन इज विच मसल इज कॉल्ड पेरिफेरल हार्ट। पेरिफेरल हार्ट कौन सी मसल है, सोलियस, गैस्ट्रोनिमियस, पोप्लिटियस या फिर प्लांटेरिस। कौन सी मसल है, क्या है, कौन सी मसल है, पेरिफेरल हार्ट। तो पेरिफेरल हार्ट कहा गया है किसके लिए, वो है काफ मसल। कौन सी, काफ मसल, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं सोलियस। तो आंसर होगा आपका क्या, सोलियस। द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो इज द कम्युनिकेशन बिटवीन। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो, ये आपने पढ़ा है एनाटॉमी में, जो नर्वस सिस्टम पढ़ाया था उसमें पढ़ाया गया है। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो है जो किसके बीच का कम्युनिकेशन है, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच का। किसका, लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच का। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। आपको पढ़ाया गया था कि यदि बच्चे में RH इनकम्पैटिबिलिटी चेक करना है तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, तो वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि बच्चे में RH इनकम्पैटिबिलिटी चेक करनी है तो टेस्ट प्रेफर किया जाएगा वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। क्लियर है। RH असंगति के कारण नवजात में हीमोलाइटिक रोग का पता लगाने के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण उपयोग किया जाता है, तो वो है कॉम टेस्ट, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। इनडायरेक्ट है माँ के लिए पता करना कि माँ को तो RH इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट में बच्चे के लिए है। नेक्स्ट वन इज एक्यूट रोमेटिक फीवर यूजुअली अकर्स ड्यू टू विच इन्फेक्शन। तो एक्यूट रोमेटिक फीवर है किसके कारण होगा, ऑप्शन में यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई,
ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर क्लेविसेला निमोनिया। तो ये होगा एक्यूट की, यदि बात करें आप किसकी, एक्यूट की, तो ये होगा किसके कारण, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस भी इसको कहा जाता है ग्रुप ए को, लेकिन ये क्या है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट वन इज द जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इज कॉज्ड बाय, तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का कॉज है फ्लेवी वायरस। क्या है, फ्लेवी वायरस। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनिज्म मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, बी ग्रुप एफ या फिर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। आंसर आपका क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये भी ग्रुप ए हीमोलाइटिक का ही एक टाइप है, लेकिन यहाँ पर जनरली जो डिसीज बताई गई है वो क्या है, वो यहाँ पर सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंस ऑफ नेग्री बॉडीज इन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज इज ए सजेशन ऑफ। तो यहाँ पर नेग्री बॉडीज किस में पाई जाती हैं, रेबीज में। नेक्स्ट वन इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट 1 एंड 2, मतलब जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है और फाइनल ईयर में पढ़ा है वो। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद जो एक साइड इफेक्ट है वो क्या है, हाइपोटेंशन होता है, रेस्पिरेटरी यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कॉमन की बात करें तो वो है हेडेक। क्या होगा, हेडेक, सिरदर्द होना। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गन्स दैट आर कैपेबल ऑफ रैपिड रीजनरेशन फॉलोइंग इंजरी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। सभी ऑर्गन में दोबारा से कोई भी इंजरी होती है उसके बाद दोबारा से पुनर्जन्म या फिर रीजनरेशन की क्षमता होती है, किसी एक को छोड़कर। त्वचा, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्केलेटल मसल, लिम्फोइड ऑर्गन, सब रीजनरेट हो जाएंगे लेकिन स्केलेटल मसल सेल्स को छोड़कर। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ वुंड ड्रेसिंग प्रेफरेबली सच यूज्ड इन केस ऑफ न्यू वुंड विथ मॉडरेट टू हैवी ड्रेनेजेज। यदि मॉडरेट से हैवी ड्रेनेज हो रहा है तो कौन सी ड्रेसिंग यूज की जाएगी, नॉन एडहेरेंट, ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स या फिर हाइड्रोजेल्स, तब यूज की जाएगी फॉर्म वाली ड्रेसिंग। कौन सी, फॉर्म वाली। नेक्स्ट इज हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये भी पूछा गया है, इसमें भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द ट्रीटमेंट मेजर टेकन बाय द स्टाफनर्स व्हाइल मेजरिंग हाइपरकैलेमिया, विच वन फोर्सेस पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या है जो यहाँ पर, यदि आप हाइपरकैलेमिया के मरीज की केयर करते हैं तो कौन सा यहाँ पर फोर्स होगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भेजेगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ आईवी रेगुलर इंसुलिन एंड बीटा एड्रेनार्जिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट इज गॉडेल्स, व्हाट इज द सेकंड स्टेज सेकंड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया बेस्ड ऑन गॉडेल्स क्लासिफिकेशन। गॉडेल्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जनरल एनेस्थीसिया की सेकंड स्टेज क्या है, स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेट ऑफ बिगिनिंग एनेस्थीसिया, सर्जिकल एनेस्थीसिया, फिर मेडुलरी डिप्रेशन। तो यहाँ पर जो गुडेल्स क्लासिफिकेशन है, क्या है, गुडेल्स क्लासिफिकेशन है, सेकंड स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेन्युलेशन फेज ऑफ वुंड हीलिंग एक्सेप्ट। ग्रेन्युलेशन फेज है वुंड हीलिंग की, किसी एक को छोड़कर। वुंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड रेसिस्टेंट टू डेहिसेंस, migration of fibroblast into the healing site, secretion of collagen and its organization, wound is pink due to absence of capillary buds। जो यहाँ पर नहीं है वो क्या होगा, wound becomes strong and resistant to dehiscence। Next one is the type of wound dressing that can be used for cleaning, packing and covering almost any type of wound। तो ये कहलाती है गॉज वाली ड्रेसिंग। कौन सी, गॉज। यदि कुछ ड्रेनेज वगैरह होता है तो क्लीनिंग करके, पैकिंग करके कवर किया जाता है, तो कौन सी ड्रेसिंग, वो है गॉज वाली। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी।
सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी कौन सी होगी? द्वितीयक प्रतिरक्षा कमियों के कारण। औषधि तनाव, प्रीमेच्योरिटी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। प्राइमरी तो ऑटोइम्यून भी हो जाएगी, सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी होगी कोई मेडिसिन के कारण। नेक्स्ट इज द एसिड बेस्ड डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम हाइपर वेंटिलेशन एट हाई एल्टीट्यूड इज। तो यदि आप ज़्यादा पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे तो आपको क्या दिक्कत होगी? होगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या होगी? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज एक्सेप्ट। अल्जाइमर के सभी लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। द ब्रेन इज अल्जाइमर्स इज मैक्रोस्कोपिकली नॉर्मल, बिल्कुल भी नहीं। हिस्टोलॉजिकली द डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड प्रेजेंस ऑफ सेनाइल प्लेक एंड न्यूरोफाइब्रिलरी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पर। क्लिनिकल फीचर इज इंपॉर्टेंट ऑफ एबिलिटी टू रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। लेटर इन द कोर्स ऑफ डिसीज टिपिकल फीचर एप्रेक्सिया, विजुअपासियल इम्पेयरमेंट एंड एफेसिया, तो ये सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? अल्जाइमर वाले डिसीज के मरीज में जो आपको स्कैनिंग वगैरह की जाती है उससे पता नहीं चलेगा कुछ। नेक्स्ट इज डेल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड लैक ऑफ इंसाइट आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तीनों सिम्टम देखने को मिलते हैं सीजोफेनिया के मरीज में। इसमें सीजोफेनिया में। नेक्स्ट इज इफ अ 20-year-old फीमेल प्रेजेंट विथ एमनोरिया, सिग्निफिकेंटली वेट लॉस, डिटोर्शन ऑफ बॉडी इमेज विथ अ हिस्ट्री ऑफ अवॉइडेंस हाई कैलोरिक फूड, देन इट शुड बी मोस्ट लाइकली टू सफर। 20 साल की लेडी है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, वेट लॉस कर रही है, बॉडी देख के लग रहा है कि ये हाई कैलोरी फूड लेने से मना करती है, तो इसको क्या है? बाइंज ईटिंग करती तो कहते बुलिमिया नर्वोसा, लेकिन ये खा ही नहीं रही मोटे होने के चक्कर में, तो क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट वन, सेंसरी परसेप्शन अकरिंग विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट्स नोन एज द हेलुसिनेशन। क्या है? सेंसरी परसेप्शन विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट्स कॉल्ड द hallucination. Next is in case of phobic anxiety disorder the occurrence is usually, तो यदि फोबिया वाले में यहाँ पर यदि फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर वाला मरीज है तो क्या देखने को मिलेगा? सिचुएशनल, पैरोक्सिकल, परसिस्टेंट या फिर सीजनल। बेस्ड ऑन सिचुएशन एंजाइटी अटैक आएंगे, ऐसा नहीं कि कभी भी आ। नेक्स्ट सेक्शन है मिडवाइफरी का और गायनेकोलॉजी का, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। सबसे अच्छी बात है बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन लाइफ स्पेन ऑफ oocyte आफ्टर ओव्यूलेशन रेंजेस फ्रॉम, तो यहाँ पर oocyte की जो ओवा की है जो लाइफ साइकिल कितनी है, मतलब कितने टाइम तक जिंदा रहेगा आफ्टर ओव्यूलेशन, तो वह 12 to 24 आवर तक, कितना? 12 से 24 घंटों तक। नेक्स्ट है द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म, मतलब है कि जब डिलीवरी 37 वीक के बाद हो, कितना? 37 वीक के बाद हो यहाँ पर, तो प्रेगनेंसी क्या कहलाएगी? टर्म प्रेगनेंसी। और टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होता है 600 से 800 तक, कितना? 600 to 800 ml तक। यदि यही 2 लीटर या फिर 2000 ml से ज़्यादा चला जाए, कितना? 2000 ml से ज़्यादा चला जाए तो फिर कहलाता है पॉलीहाइड्रोमनियोस। और जो यहाँ पर 500 ml से कम हो जाए, कितना? 500 ml से कम हो जाए, जैसे जैसे आफ्टर 34 वीक के बाद एमनियोटिक फ्लूइड है जो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो यहाँ पर जो AFI इंडेक्स है, AFI इंडेक्स यदि 25 से ज़्यादा जाए, मतलब क्या है? 25 सेंटीमीटर जो बेबी इतना डिप है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड, वो AFI इंडेक्स कहलाएगा। यदि उससे 2000 ml से ज़्यादा जाए और जो AFI इंडेक्स है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा जाए तो पॉलीहाइड्रोमनियोस, और बिलो 5 चला जाए मतलब हाइड्रोमनियोस। तो टर्म में कितना होगा? 600 से 800 ml तक। अगला क्वेश्चन है एन इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना एट 8th वीक, इट्स कॉल्ड द, तो 8वें वीक की प्रेगनेंसी में जो पल्सेशन फील होता है वो क्या कहलाएगा? चैडविक साइन, ओसिएंडर, गॉडल्स या फिर हैगर्स, तो ये कहलाता है ओसिएंडर साइन। पर्पलिश कलर का सर्विक्स होना वो है चैडविक, लेकिन पल्सेशन फील होना है क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो है जो ज़्यादा होगा पेल्विक एरिया में,
तो ये क्या कहलाएगा, ओसिएंडर साइन। और ये कब फील होगा, 8वें वीक की प्रेगनेंसी में। अगला क्वेश्चन है द नेगल्स फॉर्मूला इज यूज टू प्रेडिक्ट द। नेगल्स फॉर्मूला आपको कई बार इवन जो ईडीडी कैलकुलेट करके बताई गई है वही है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 9 मंथ प्लस 7 डे, सॉरी LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन प्लस 9 महीने प्लस 7 डेज है जो ऐड किए जाते हैं, इक्वल टू ईडीडी निकल के आपकी आ जाती है। तो ये क्या है, नेगल्स फॉर्मूला है और उसका यूज़ किया जाता है प्रसव की अपेक्षित तिथि या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन लाई ऑफ द फीटस इन द यूट्रस। तो फीटस लाई है जो सबसे कॉमन फीटल लाई मतलब बच्चा है जो इस तरीके से रहेगा तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल लाई। सिर नीचे पैर ऊपर बटक्स ऊपर की तरफ, तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई कॉमन है। ट्रांसवर्स बच्चा इस तरीके से हो जाएगा, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई जो कि कॉमन लाई है फीटस की। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स ड्यूरिंग पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एब्डोमेन जब आप ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप यूज़ करते हैं, आपने बहुत सारी ग्रिप पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर जो सभी सही है किसी एक को छोड़कर। ड्यूरिंग ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन पाल्पेशन शुड बी सस्पेंडेड, से बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाई पाल्विक ग्रिप इज एम्प्टी, तो ऐसा नहीं है, पाल्विक ग्रिप है जो सब में रहेगी, एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या चूज़ किया गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो ये वही लियोपोल्ड मैन्यूवर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रिप हैं जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज नोटिस्ड ड्यूरिंग 5 to 9 days आफ्टर डिलीवरी इज। तो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है कहाँ से, डिलीवरी होने के 5 से 9 दिन के बाद, तो वो क्या होगा, रेड कलर्ड कॉल्ड लोचिया रूब्रा, येलो कलर्ड कॉल्ड लोचिया सिरोसा, पेल वाइट कलर्ड कॉल्ड लोचिया एल्वा, फिर कलरलेस विथ नो स्पेसिफिक कैरेक्टर। 5 में से 9वें दिन जो इनिशियल टाइम में होगा वो कहलाता है लोचिया रूब्रा, और जो ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर डिलीवरी के बाद वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो कहलाता है क्या, लोचिया। लेकिन यहाँ पर जो 5 में से 9 इनिशियल टाइम में होता है रूब्रा, फिर आता है येलो कलर का, तो ये क्या है, लोचिया सिरोसा। नेक्स्ट इज a clinical type of abortion where the changes have progressed to a state where continuation of pregnancy is impossible, it's called the। तो यहाँ पर ये देखिए क्लिनिकल टाइप का अबॉर्शन है, गर्भपात का एक नैदानिक प्रकार जहाँ परिवर्तन ऐसी स्थिति में पहुँच जाए जहाँ गर्भावस्था को जारी रखना संभव हो जाए। तो ये क्या है, इनवाइटेबल मिसकैरेज कहलाएगा। क्या है, इनवाइटेबल मिसकैरेज। कंप्लीट, इनकम्प्लीट या फिर मिस्ड में तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका अबॉर्शन है जो हो जाएगा, पता चलेगा बट जो पेनलेस पेन उतना नहीं फील होगा, इसलिए। तो ये क्या है, इनवाइटेबल मिस। पेनलेस एंड रिकरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग इन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज मोस्टली ड्यू टू। क्वेश्चन ध्यान से देखें, पेनलेस दर्द रहित गर्भावस्था के दूसरे आधे भाग में मतलब सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में पेनलेस, और जो रिकरेंट बार बार वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उस किसके कारण होती है प्लेसेंटा प्रीविया के कारण। प्लेसेंटा प्रीविया का ही एक क्लासिकल साइन है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, हाफ ऑफ प्रेगनेंसी से आपका ज़्यादा ड्यूरेशन निकल जाए, उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है लेकिन उसमें दर्द फील नहीं होगा, वो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। ऑप्शन में था आपको एब्रप्टो प्लेसेंटा, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, लोकल सर्वाइकल लीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर और इन फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दैट इज होमोलॉगस विथ स्क्रोटम इन मेल। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है होमोलॉगस है मतलब इक्वल है, जैसे मेल में टेस्टिस है जो किस में रहती है, स्क्रोटम में रहेंगी। तो यहाँ पर स्क्रोटम के होमोलॉगस कौन सा ऑर्गन है, वो है लेबिया मेजोरा। क्या है, लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्डर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ये मैंने शॉर्ट्स में है जो अभी 4 दिन पहले ही ये बताया है पूरा डिटेल में 30 सेकंड की उसमें वीडियो में कि जो मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में वो कौन से हैं।
ग्रोथ स्पोर्ट, थैलार्ची, एड्रेनार्ची एंड मेनार्ची, ये तीनों पढ़े हैं हमने। थैलार्ची मतलब ब्रेस्ट बड्स डेवलपमेंट होना, एड्रेनार्ची मतलब जो एक्सिलरी हेयर डेवलप होना, मेनार्ची का मतलब है फर्स्ट पीरियड्स का आना। तो ये क्या है? ग्रोथ स्पर्ट, थैलार्ची, एड्रेनार्ची और रजोदर्शन मतलब कि पीरियड्स का आना। नेक्स्ट वन इज इन अ फीमेल विथ 30 days menstrual cycle द मोस्ट प्रोबेबल डेट ऑफ ओव्यूलेशन। तो यदि आपको 28 दिन की साइकिल कहें, कभी भी ध्यान रखें 28 में होता है 14वां दिन, 30 दिन की कहा है तो 16वां दिन। कौन सा? 16वां दिन है जो ओव्यूलेशन होगा, इस दिन एग रिलीज होगा। नेक्स्ट इज the test that has been effective in reducing the incidence of cervical cancer by 80% and the mortality by 70% is, बहुत ही ईजी है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो एक ही होता है, वो होता है पेप स्मीयर टेस्ट। ऑप्शन में था आपको, क्वेश्चन देखिए हिंदी में भी देख लीजिए। वह परीक्षण जो ग्रीवा कैंसर की परिघटनाओं को 80% और मृत्यु दर को 70% तक कम करने में प्रभावी है, वो कौन सा है? तो पेप स्मीयर ऑप्शन में था। यूएसजी ऑफ एब्डोमेन, वेजाइनल एग्जामिनेशन बाय कस्को स्पेकुलम, पेप स्मीयर और बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट तो होगा किससे? पेप टेस्ट से ही। नेक्स्ट वन विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी साइट ऑफ जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस सबसे कॉमनली किस एरिया में होती है? एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब या फिर पेल्विक पेरिटोनियम। तो कॉमन साइट की बात की जाए तो वो है फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इज एक 25 वर्षीय महिला के मामले में मासिक धर्म के 2 दिन बाद निम्नलिखित नैदानिक मानदंड सामने आए हैं। अपर रक्तदाब, तापमान, हथेली और तलवों में त्वचा का विसल्कन, विसरित मैकुली तलालिमा अधिकतर का क्या संकेत है? तो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सा है कि 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, क्लिनिकल क्राइटेरिया आफ्टर 2 दिन मेंस्ट्रुएशन के 2 दिन बाद है जो साइन देखने को मिल रहे हैं। बीपी लो है, टेम्परेचर, स्किन डिस्क्रिमिनेशन है, पाम्स और सोल्स के यहाँ पर, डिफ्यूज मैकुलर एरिथ्रोडर्मा है जो किसके साइन है? ये सभी साइन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के। किसके? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के। इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मिट्रल स्क्रैम्स सिंड्रोम द अकरेंस ऑफ पेन इज मोस्टली ड्यूरिंग। तो यहाँ पर एक सिंड्रोम बताया गया है, इसका नाम है मिटल स्क्रैम सिंड्रोम। तो यहाँ पर इसमें पेन कब होगा? थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड में। तो यहाँ पर जो बताया गया है ये सिंड्रोम है, मतलब इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इस ग्रुप ऑफ सिम्टम वाली प्रॉब्लम में है जो सबसे ज़्यादा साइन किस टाइम पे देखने को मिलेंगे? होंगे मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड में। इसका मतलब क्या होगा? ओव्यूलेशन पेन, ओव्यूलेशन पेन या फिर, तो यहाँ पर आपको ओव्यूलेशन पेन के नाम से इजीली याद रहेगा। क्या कहलाएगा? कहलाएगा ओव्यूलेशन पेन। और ये होगा मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड में, क्योंकि इसी टाइम पर एग रिलीज होगा। एग रिलीज होते टाइम पर जो पेन हो वो क्या कहलाएगा? वन साइडेड लोअर स्टमक पेन हो, वो कहलाता मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड में होगा मिटर स्क्रैम सिंड्रोम और ओव्यूलेशन पेन। नेक्स्ट वन, यूट्राइन प्रोलैप्स विथ एवर्जन ऑफ एंटायर वेजाइना इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो यूट्राइन प्रोलैप्स की स्टेज होती हैं। तो यूट्राइन प्रोलैप्स में जब गर्भाशय वेजाइना के बाहर भी आना स्टार्ट कर दे तो वो कहलाता है 4th स्टेज। क्या है? 4th स्टेज ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। नेक्स्ट वन, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। ओवम का भी पूछा गया, स्पर्म का पूछा गया। तो स्पर्म का होता है 48 से 72 घंटे, ओवा का होता है 12 से 24। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ मैच्योर प्लेसेंटा। तो मैच्योर प्लेसेंटा में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। कितना? 500 ml। ऑप्शन में 150 ml, 300 ml, 500 ml या फिर 750 ml। तो एक मैच्योर प्लेसेंटा में ब्लड वॉल्यूम होता है कितना? 500 ml। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी आर ट्रू एक्सेप्ट। प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए सभी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। सही पॉइंट है सब, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है आपको
प्रेगनेंसी टेस्ट डिपेंड ऑन डिटेक्शन ऑफ द एंटीजन प्रेजेंट इन द मैटरनल यूरिन है, बिल्कुल सही है। जो आप यूपीटी टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो इस यूपीटी टेस्ट में जो यूरिन टेस्ट करेंगे एचसीजी रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग एचसीजी इन द मैटरनल यूरिन कैन बी मेड 8 to 10 days आफ्टर द कंसेप्शन, ये भी सही है। एलिवेट होगा लेवल आर फाउंड इन मोलार प्रेगनेंसी, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। मोलार प्रेगनेंसी में क्या होगा, या फिर कोरियोकार्सिनोमा, मतलब कभी कभी आप प्रेग्नेंट नहीं है, फॉल्स प्रेगनेंसी इसको कह सकते हैं आप, तो मोलार प्रेगनेंसी में या फिर कोरियोकार्सिनोमा में एचसीजी लेवल हाई रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी के। जो आंसर है एक्सेप्ट करके पूछा है तो वो क्या, एचसीजी टेस्ट रिलायबल अप टू 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है। जब आपका इनिशियल प्रेगनेंसी में इवन जो 4 से 5वें महीने तक में है, जो क्या रहेगा ही एचसीजी हार्मोन, तो पूरी फुल प्रेगनेंसी रहेगा लेकिन इनिशियल टाइम में ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज जॉनसन फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, तो ये आपने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन। जॉनसन फार्मूला है जो किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये वेट ऑफ फीटस फ्रॉम हाइट ऑफ यूट्रस, फंडल हाइट के अकॉर्डिंग है जो फीटस का वेट पता करने के लिए जॉनसन फार्मूला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इनसेफेलिक प्रेजेंटेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस, तो ये क्या है, बर्टेक्स, मतलब कि हेड डाउन रहना चाहिए। सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक का मतलब ही होता है हेड, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, वर्टेक्स। प्रेजेंटेशन की बात की जाए मतलब कि हेड डाउन रहेगा। ब्रीच में क्या होगा, बटक्स हैं जो प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे। जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल वेजाइनल बर्थ डिलीवरी के लिए सबसे कॉमन क्राइटेरिया क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई, मतलब बच्चा है जो इस तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीज हेड है जो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए, जिसको आप सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर सिफेलिक में भी प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, तो होगा वर्टेक्स। ब्रो है, ब्रो प्रेजेंटेशन भी सिफेलिक में ही आएगा, लेकिन मतलब कि जो फेस वाला एरिया है वो नीचे रहेगा। जनरली वर्टेक्स मतलब जो आपका हेड है बेबी का, वो आगे प्रेजेंटिंग पार्ट में होना चाहिए, तो कॉमन वेजाइनल डिलीवरी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ हेड इज, हेड है जो इंगेज होता है जब पेल्विस की सिम्फाइसिस प्यूबिस एरिया में, तो यहाँ पर सभी पॉइंट सही है किसी एक को छोड़कर। आंसर है यहाँ पर आपका कि कन्वर्जेंस ऑफ द फिंगर्स व्हाइल पाल्पेटिंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फीटल हेड इंडिकेट दैट हेड इज फुली इंगेज्ड। इंगेजमेंट में आप है जो यहाँ पर सभी पॉइंट सही है। हेड इज सेड टू बी इंगेज्ड व्हेन द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन बाइपैराइटल हैज पास द प्लेन ऑफ द पेल्विक रिम, ये सही है। जब जो इंगेज्ड होगा हेड, फीटल हेड है जो इंगेज्ड होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बाइपैराइटल है जो सबसे पहले पेल्विक ब्रिम में आएंगे। मेजॉरिटी एंगेजमेंट में देखने को मिलेगी 38 से 42 वीक की प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कॉमन कॉज है। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो पेल्विस, मैटरनल पेल्विस है और फीटल का हेड इनके साइज बड़ी है, मैटरनल पेल्विस साइज छोटी है, फीटल हेड प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी और सेकंड। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड विथ, तो सेकंड स्टेज एंड होती है एक्सपल्सन ऑफ फीटस के साथ में। पहली है, फिर सेकंड में है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, और तीसरी है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, चौथी रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनरी स्टेज और यूट्रस का वापस से नॉर्मल कंडीशन में रिवर्ट बैक होना। नेक्स्ट चेंजेस ड्यूरिंग परपीरियम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, परपीरियम का मतलब है डिलीवरी होने के बाद से लेके प्लेसेंटल एक्सपल्सन से लेके 6 वीक तक का ड्यूरेशन क्या है, परपीरियम पीरियड। फर्स्ट ऑप्शन में है कि द यूट्रस बिकम्स अ पेल्विक ऑर्गन बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक, ये बिल्कुल सही है। फिर रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट 7th डे एंड कंप्लीटली रिस्टोर बाय 16th डे। यूट्रस साइज बिकम ऑलमोस्ट सिमिलर टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेट एट द 6th वीक, तो जो 6 वीक का ड्यूरेशन है उस तक यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस हो जाएगी। एक्सटर्नल ऑफ द सर्विक्स बैक टू नलीपेरस स्टेट बाय 6th वीक है, तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो गलत स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3rd।
नल्लीपेरस स्टेट का मतलब है कि 6 वीक तक की डिलीवरी, 6 वीक हो गए डिलीवरी हुए, और जो सर्वाइकल ओस, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस जो कभी प्रेग्नेंट ना हुई उसके जैसा हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का रिस्क होता है जेनेटिक फैक्टर, ऑटो इम्यूनिटी के कारण, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में मतलब कि 14 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो 3 मंथ की प्रेगनेंसी डिवाइड की जाती है, तो चौथे मंथ में जो चौथे, 5वें, 6वें महीने में जो मिसकैरेज होंगे उसके रीज़न होगा एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज़। क्या होगा? एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज़। इनिशियल टाइम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं जेनेटिक फैक्टर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रप्टो प्लेसेंटा। एब्रप्टो प्लेसेंटा का कॉमन टाइप क्या है? कंसील्ड, रिवील्ड, मार्जिनल या फिर प्री प्लेसेंटल। एब्रप्टो प्लेसेंटा ये भी एग्जाम में आपको आता है। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा या फिर एब्रप्सो प्लेसेंटा का मतलब होगा कि टाइम के पहले ही प्लेसेंटा का डिटैच होना स्टार्ट होना। यूट्रस में जो प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट में अटैच होगा, लेकिन वो यहाँ से इस एरिया से क्या हो जाए? डिटैच होना स्टार्ट हो जाए, मतलब छूटना स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आने लगे, तो क्या कहलाएगा? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। और रिवील्ड है जो सबसे कॉमन टाइप है। नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइनल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो ये है डॉर्डरनल बैक्टीरिया। क्या है? डॉर्डरलिन बेसिलाई, जो कि वेजाइनल पीएच क्या रहेगा? रिप्रोडक्टिव टाइम पर एसिडिक नेचर का रहेगा। और इसी एसिडिक, एक्चुअल में वेजाइना का जो पीएच है वो हमेशा ही कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से रिप्रोडक्टिव पीरियड में जो बैक्टीरिया वायरस है इनको एंट्री होने से बचाया गया। यदि एसिडिक नेचर रहेगा, एसिड क्या कर देगा? खत्म करने का काम कर देगा इन बैक्टीरियाज को। तो एसिडिक पीएच के लिए जो वेजाइनल बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हो क्या है? डॉर्डरलिन बेसिलाई। नेक्स्ट वन, गर्ल्स हु एग्जिबिट एनी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर एज ऑफ 8 और मेंस्ट्रुएट बिफोर एज ऑफ 10 आर टर्म्ड एज। ये देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है कि यदि जो जनरल स्टेज होती है पीरियड्स आने की, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने की, वो होती है 12 साल के बाद। लेकिन ये 8 साल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिल जाए और 10 साल की उम्र के पहले ही पीरियड्स आने लगे, तो ये कहलाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या है? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेप्ट। तो जब पीरियड्स आते हैं तो सभी चीज़ें, सभी बॉडी में चेंजेस होंगे किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर हार्मोनल चेंज की बात की जा रही है। देयर इज इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज एंड इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल इन सेक्रेटरी फेज। तो ये भी सही है। दूसरा है कि FSH लेवल बढ़ेगा प्रोलिफरेटिव फेज में और LH लेवल सेक्रेटरी फेज में। तो ये भी सही है। फिर है सर्वाइकल म्यूकस इज थिन एंड वाटरी इन फॉलिकुलर फेज एंड थिक एंड विस्केड इन ल्यूटियल फेज। लास्ट में कहा गया है कि फर्न ट्री पैटर्न एंड स्पिन बार्केट अपीयरेंस आर नोटिस्ड इन ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट इज REID इंडेक्स इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल लीजन्स ड्यूरिंग। REID इंडेक्स, जैसे आपने अलग अलग चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए इंडेक्स दिए जाते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि REID इंडेक्स है जो किसके लिए यूज़ किया जाएगा? कोलोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए? कोलोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए REID इंडेक्स है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज द STD that is mostly localized non-specific and asymptomatic in 75% केस। 75% केस में ऐसी कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है? ना तो उसके आपको लक्षण पता चलेंगे और ना ही आपको एक स्पेसिफिक रीजन पता चलेगा कि कौन सी डिसीज है। तो वो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। गोनोरिया में है जो पता चल जाएगा क्योंकि लीजन्स हैं जो इस तरीके से रहेंगे और अलग तरीके का डिस्चार्ज भी होगा। HIV में भी, सिफिलिस में भी। लेकिन क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में इसको इवन 75% तक केस हैं जो असिम्प्टोमेटिक रहेंगे, लक्षण ही सो नहीं होंगे, तो आप चेक क्यों कराएंगे? तो वही चीज़ यहाँ पर किस में है? वो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में। नेक्स्ट है आपका द पेल्विक ऑर्गन मोस्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यू टू नेचुरल डिफेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड।
कौन सा पेल्विक ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा एज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह आपको इन्फेक्शन से बचाएगा? तो एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, क्योंकि यहाँ पर ही आकर बच्चा डेवलप होगा। लेकिन रिप्रोडक्टिव पीरियड में मतलब कि पीरियड्स आना स्टार्ट होने से बाद से लेके 45 ईयर तक और 50 तक, जब तक आपके पीरियड्स आते हैं वो पीरियड कहलाएगा रिप्रोडक्टिव पीरियड। और यहाँ पर जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट इज इरेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस विथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज नोन। से देखें असाइक्लिक ब्लीडिंग कही है, कौन सी? असाइक्लिक ब्लीडिंग मतलब टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और उसमें हैवी फ्लो हो रहा है, तो वो क्या है? वो है मेट्रोरेजिया। क्या है? मेट्रोरेजिया। यदि एक ही बार पीरियड्स आते हैं लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है वो कहलाएगी मेनोरेजिया। लेकिन असाइक्लिक ब्लीडिंग है, रेगुलर असाइक्लिक ब्लीडिंग है और हो सकता है महीने में 2 बार तक पीरियड्स आ जाए, ब्लीडिंग भी हो, तो वो क्या है? मेट्रोरेजिया। एमनोरिया का तो मतलब होगा एब्सेंट। नेक्स्ट वन, द एबनॉर्मलिटीज एसोसिएटेड विथ प्रोलैप्स ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। सभी केस में एंटीरियर वेजाइनल वॉल क्या होगी? प्रोलैप्स होगी, मतलब किसी दूसरे ऑर्गन में जाके खुल जाएगी। तो क्या है? रेक्टोसील, सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील या फिर सिस्टो यूरेथ्रोसील। तो यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज हैं जिसमें एंटीरियर वेजाइनल वॉल के यहाँ पर ओपनिंग होगी, सिस्टोसील में होगी, यूरेथ्रोसील में होगी, सिस्टो यूरेथ्रोसील में होगी, लेकिन रेक्टोसील में नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका पीडियाट्रिक। 35 क्वेश्चन आपको गायनिक से आए थे, बाकी के जो क्वेश्चन है आपके पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हैं। तो 71 क्वेश्चन है। न्यूनेटल पीरियड कोरिस्पॉन्ड्स टू, न्यूनेट्स पीरियड होता है जन्म से लेके 28 दिनों तक का, कितना? फर्स्ट 28 डेज आफ्टर बर्थ ऑफ द न्यूबॉर्न, बच्चे के जन्म के बाद के पहले 28 दिन क्या है? न्यूनेटल पीरियड। इन्फेंसी है तो 1 ईयर तक का। नेक्स्ट वन, प्रोवाइडिंग फिजियोथेरेपी टू प्रिवेंट अ पोलियोमाइलाइटिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑलरेडी पोलियोमाइलाइटिस हो चुका है, ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोस हो गया, तो सेकेंडरी में चला गया। अब फिजियोथेरेपी तो दी जाती है टर्सरी प्रिवेंशन में। किसमें? टर्सरी प्रिवेंशन में। मतलब जिसको भी पोलियोमाइलाइटिस हुआ है उसको वापस से अपनी डेली एक्टिविटी के लिए क्या करना है? आपको इनिशिएट करना है, तो क्या दी जाएंगी? फिजियोथेरेपी की जाएंगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिले इज सस्पेक्टेड इफ चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक अप स्टेयर विथ असिस्टेंट इवन आफ्टर। डेवलपमेंटल डिले कब कंसीडर किया जाएगा? जब बच्चा है जो इवन किसी को पकड़ के भी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा, तो होगा 18 महीने की उम्र में। किसमें? 18 महीने की एज में। नेक्स्ट है द रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ द चाइल्ड अपॉन देयर अराइवल इन द हॉस्पिटल, इट्स कॉल्ड द रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट। यदि बच्चे की जाती है हॉस्पिटल लाने के बाद, तो क्या है? इन्वेस्टिगेशन, ट्रियाज, रिहेबिलिटेशन या फिर एडमिशन। रैपिड स्क्रीनिंग तो इमरजेंसी में ही की जाएगी और इमरजेंसी में होगा तो वो क्या होगा? वो होगा ट्रियाज, तुरंत। इन्वेस्टिगेशन, रिहेबिलिटेशन बाद में है और एडमिशन भी बाद में, लेकिन रैपिड स्क्रीनिंग की जा रही है बच्चे की हॉस्पिटल लाने के बाद, तो वो है ट्रियाज। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ गेट सीन इन अ चाइल्ड विथ फुट ड्रॉप इज। फुट ड्रॉप मतलब बच्चे के पैर नीचे को झुके हुए से रहेंगे, तो उसमें बॉडी का जो पोस्चर है वो कैसा होगा? वो होगा हाई स्टेपिंग गेट। कैसा? हाई स्टेपिंग गेट। नेक्स्ट है अ नॉर्मल चाइल्ड डबल्स हिज और हर बर्थ वेट। तो नॉर्मल बच्चे का वजन है जो 5 से 6 महीने में ट्रिपल हो जाता है 1 साल में, और 5 से 6 महीने में हो जाता है डबल। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट हेड सर्कमफेरेंस आर ट्रू एक्सेप्ट। हेड सर्कमफेरेंस को लेके, बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है उसको लेके सभी चीजें सही है, किसी एक को छोड़कर। हेड सर्कमफेरेंस ग्रो बाय 10 to 12 सेंटीमीटर इन फर्स्ट ईयर, ये बिल्कुल सही। आफ्टर दैट है जो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा फास्ट तरीके से। मैक्सिमम सर्कमफेरेंस ऑफ हेड विथ मेजरिंग टेप ओवरलाइंग द ऑक्सीपिट एट द बैक एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज इन द फ्रंट, तो ये भी सही है। जब आप टेप से हेड सर्कमफेरेंस चेक करेंगे तो इसी तरीके से चेक किया जाएगा। आफ्टर 2 ईयर हेड ग्रो स्लोली बाय 0.5 सेंटीमीटर टिल 8 ईयर ऑफ एज, ये भी सही है। फिर है चेस्ट सर्कमफेरेंस एक्सीड हेड सर्कमफेरेंस बाय 5 मंथ ऑफ एज इन वेल नरिश्ड चाइल्ड, ये ऐसा नहीं होगा। 5 महीने के बच्चे का हेड चेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा हो जाएगा, हेड सर्कमफेरेंस इवन इक्वल होने के टाइम पे आता है, बड़ा नहीं होगा।
नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर टिपिकल ऑफ टर्म बेबी, मतलब बच्चा जो 37 वीक के बाद पैदा हुआ है उसके लक्षण सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ईयर फील्स फॉर्म्स एंड रिकॉइल्स बैक इमीडिएटली, ब्रेस्ट नोड्यूल्स मेजर मोर देन 0.5 सेंटीमीटर एंड डीपली पिगमेंटेड, स्किन अपीयर अ लिटिल पेल, इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड लेन्यूज एब्सेंट, मतलब जो टिनी हेयर है वो झड़ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। डीप प्लांटर क्रीजेज आर प्रेजेंट ओनली इन द एंटीरियर थर्ड, तो ये नहीं है। जो टर्म बेबी है पोस्ट टर्म बेबी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूनेटल सेप्टिसीमिया, बच्चे न्यूनेट को क्या हो गया, सेप्टिसीमिया। हेंस टू बी ट्रीटेड इन एंटीसिपेशन एक्सेप्ट, सभी चीजें है जो सभी साइन है न्यूनेटल सेप्टिसीमिया के किसी एक को छोड़कर। फॉल स्मेलिंग लिक्वर सजेस्टिंग कोरियो एमनियोनाइटिस, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें से स्मेल आ रही है, मतलब क्या है, इन्फेक्शन हुआ है। फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर मोर देन 18 आवर्स, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है साइन। मैटरनल फीवर और यूटीआई प्रायर टू डिलीवरी, ये भी हो सकता है। सभी रीजन हो सकते हैं न्यूनेटल सेप्टिसीमिया के, लेकिन अपगार स्कोर ऑफ 7 एट 5 मिनट, जो दूसरी बार 5 मिनट में अपगार स्कोर करेंगे आप, यदि 7 आता है तो ये रीजन नहीं होगा, क्योंकि ये 3 इन्फेक्शन से रिलेट कर रहे हैं और इन्फेक्शन से ही सेप्टिसीमिया होगा, ब्लड में इन्फेक्शन होगा बच्चे के। नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन, बच्चों के परमानेंट टीथ आना कब स्टार्ट होते हैं, ऑर्डर क्या है, पहले आएंगे फर्स्ट मोलार, सेंट्रल एंड लेटरल इंसीजर, फिर कैनाइन एंड प्रीमोलार और लास्ट में आएंगे सेकंड मोलार। प्रथम दाढ़, केंद्रीय और पार्श्व क्रंदक, रदनक और अग्रदाढ़ या द्वितीय दाढ़, तो ये क्या है यहाँ पर परमानेंट, बच्चों में जो इनिशियल टाइम पे प्राइमरी टीथ आते हैं, प्राइमरी, फिर वो 6 साल की उम्र के बाद बच्चों में गिरना स्टार्ट होते हैं, आफ्टर दैट परमानेंट आना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर सजेस्ट दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मरासमस एक्सेप्ट, सभी लक्षण मरासमस के किसी एक को छोड़कर। पहला है कि बॉडी वेट लेस देन 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट फॉर द एज, उम्र के हिसाब से जो वजन होना चाहिए वो 60% तक कम है। दूसरा, लूज फोल्ड ऑफ स्किन आर प्रोमिनेंट ओवर ग्लूटियल एंड द इनर साइड ऑफ थाई, ये भी बच्चा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ रहेगा मरासमस वाला। हेयर इज हाइपोपिगमेंटेड एंड स्किन अपीयर ड्राई एंड इलास्टिक। एडिमा की बात की जाए तो क्वासिओरकर में होगा, किसमें, क्वासिओरकर में होगा, फ्लूइड भरना स्टार्ट होगा, लेकिन मरासमस में बच्चा कैसा, बिल्कुल थिन और सिकुड़ा हुआ। नेक्स्ट इज, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन ऑफ इम्यूनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, तो कौन सा प्रोटेक्शन है, ये स्पेसिफिक, कौन सा, स्पेसिफिक, प्राइमरी होता तो मार्क करते आप, लेकिन एग्जीक्यूट किया गया है वैक्सीनेशन प्लान को, तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज, द वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG दी जाती है, ओरल पोलियो दी जाती है और हेपेटाइटिस बी दी जाती है। DPT पेंटावैलेंट वैक्सीन में दी जाती है कब, जब बच्चे की उम्र कितनी हो, 10 वीक, 6, 10 एंड 14 वीक्स में दी जाएगी DPT। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस डज मेल्स अलोन आर अफेक्टेड, तो इसमें ओनली एक्स लिंक्ड रेसेसिव रहेंगे, कौन से, एक्स लिंक्ड रेसेसिव रहेंगे जिसमें ओनली मेल अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन आफ्टर एन इंजरी और इलनेस इज अ चाइल्ड कॉल्ड, तो बच्चे का कोई इंजरी हुई है, कुछ इलनेस हुई, उसके बाद दोबारा से वो अपने वापस अपने काम कर सके, वो क्या है, वो रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज, द हार्पेंडेंस इन्फेंटोमीटर इज यूज टू मेजर, तो हार्पेंडेन इन्फेंटोमीटर यूज किया जाता है बच्चे की हाइट चेक करने के लिए और लेंथ चेक करने के लिए कि बच्चे की लंबाई कितनी है। नेक्स्ट वन, इफ अ चाइल्ड इज एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट, सोज असिस्टेड, पिंचर, ग्रास्प एंड प्रोनोमिनस बाय स्लेबस, देन द मोस्ट प्रोबेबल एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी, तो बच्चा है जो बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ रहा है और पिंचर ग्रास्प रिफ्लेक्स शो कर रहा है, बाय स्लेबस मतलब 2 शब्द है जो बोल पा रहा है, तो उसकी उम्र इस टाइम पे कितनी होगी, 3 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ या फिर 9 मंथ, तो यहाँ पर बच्चे की उम्र होगी 9 महीने।
बच्चे दादा मामा पापा 2-3 वर्ड हैं जो बोलना स्टार्ट कर देते। वाई स्ले वाई वर्ड का मतलब 2 वर्ड है जो बोल पाए, तो वो उम्र होगी यहाँ पर 9 महीने की। नेक्स्ट है, और हर एक बच्चे का डेवलपमेंट है जो अलग अलग होता है, हर एक बच्चा इंडिविजुअल है। नेक्स्ट इज इफ आ न्यूबॉर्न हैज रेस्पिरेटरी रेट 60 to 80, साइनोसिस प्रेजेंट विथ माइल्ड रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट वॉल एंड ग्रंटिंग ऑडिएबल with a stethoscope associated with decreased air entry, then the Downey score the child is categorized as। डाउनी स्कोर यूज किया गया है, रेस्पिरेटरी रेट बताई गई है 60 से 80, बच्चे थोड़ा सा साइनोसिस मतलब ब्लूइश टाइप का दिख रहा है, चेस्ट वॉल थोड़ी माइल्ड रिट्रैक्ट हो रही है, ग्रंटिंग साउंड आ रहा है जब स्टेथोस्कोप से चेक किया जा रहा है। तो ये मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए डाउनी स्कोर यूज किया जाता है, और स्कोर यहाँ पे बताए गए हैं, साइन बताए गए हैं, वो किसके हैं, डाउनी स्कोर। नेक्स्ट इज a 6-week-old child should have received all of the following vaccine under national immunization schedule except 6 वीक के बच्चे को सब वैक्सीन लगेंगी किसी एक को छोड़कर। मीजल्स बस नहीं लगेगी, ये लगेगी आफ्टर 9 के बाद, BCG OPV हेपेटाइटिस भी है, तीनों लगेंगी। नेक्स्ट वन, a child present with bowing of legs, pot belly, delayed dentition and sternum प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड इज मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम। बच्चे को क्या है, बाउनिंग लेग है, देखिए यहाँ पर बच्चे पैरों के झुकने, तौंद, दंतुरण मतलब दांत हैं जो टाइम पे नहीं आए हैं, सब किसकी निशानी है, दांतों का ना आना ही निशानी है। रिकेट्स मतलब बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई। नेक्स्ट सेक्शन है कम्युनिटी हेल्थ का, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, आपको जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पूरे लोग कंफ्यूज थे कि जीके में क्या पढ़ के जाएं। The basic dimension of human development index include all except, तो HDI इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, लेकिन डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ द पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल इज कॉल्ड। सब्जेक्टिव स्टेट है, पर्सन को अपना है जो ठीक नहीं लग रहा कि वो ठीक नहीं है, तो क्या है, उसकी इलनेस है, बीमारी है। Next is, if nursing efforts are directed toward discouraging children from adopting harmful lifestyle, then it is called as। तो यहाँ पर नर्सिंग एफर्ट्स है डिस्करेज करना बच्चे को कि ये लाइफस्टाइल जो आप ले रहे हैं तो उससे आप बीमार हो सकते हैं, प्रॉब्लम होगी, तो ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन, रिस्टोरेशन ऑफ कैपेसिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड इज टर्म्ड एज, मतलब दोबारा से अपने काम करने की क्षमता अचीव करना क्या कहलाएगा, कहलाएगा वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट इज द इंडेक्स दैट इज यूजफुल टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ डिसीज प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिटी एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल हाई रिस्क पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर इंडेक्स है जिसमें टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो है यहाँ पर आपकी प्रिवलेंसी, क्या है, प्रिवलेंसी। नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, तो इस ट्रायंगल में रहता है एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, डिसीज का यहाँ पे कोई काम नहीं है। नेक्स्ट वन, इफ द नर्सिंग एक्शन हाल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इट इज इंसिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। तो ये क्या है, यहाँ पर डिसीज की इनिशियल स्टेज में कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीट किया जाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये क्या है, डिसीज हो गई है, डायग्नोस हो गई है, तो ये होगा सेकेंडरी। अब कॉम्प्लिकेशन से बचाने का काम करना है तो क्या होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर आपको वोकेशनल मतलब जो आप काम करने वाले हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, वो उतनी आपकी क्षमता हो गई कि घूमने जाना वो कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस दोबारा से रिस्टोर करना है, अचीव करना है, तो वह साइकोलॉजिकल, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर होना है आपको इसके लिए, तो क्या है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द इलनेस एंड द कॉज। तो ये क्या है, रिलेटिव रिस्क फैक्टर, क्या है, रिलेटिव रिस्क। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फेक्शन विथ ऑर्गेनिज्म दैट नॉर्मली इनऑक्यूनेस बट बिकम पैथोजेनिक व्हेन द बॉडीज इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस आर कंप्रोमाइज्ड, इट्स नोन एज। मतलब कि जो मौका देख के आपकी बॉडी में घुस जाएं तो क्या, अवसरवादी इन्फेक्शन और
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। याट्रोजेनिक का मतलब है कि जो डॉक्टर से आपको मिले। फिर है नोजोकोमियल, जो हॉस्पिटल से मिले। कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे के छींकने खांसने से ही मिल जाए, लेकिन आपकी बॉडी उस टाइम पे डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपकी उस टाइम पे वीक पड़ जाए यदि, तो उस टाइम पे जो इन्फेक्शन कॉजेट एजेंट आपकी बॉडी में घुस जाए तो वो कहलाएगा कौन सा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो ये था एनएचएम का पेपर।